हेलो गाइस, एक्सडी एक्सप्लेन चैनल में स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे मैं लास्ट एपिसोड को ख़त्म करा था। जो मैंगाओ होती है वो बोलती कि सहसा ये तुम क्या कर रही हो। उसकी मदर भी बोलती है कि सहसा ये तुम क्या कर रही हो। फिर ये सब कुछ देखने के बाद जो सूचैन होता है वो बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हें पता है कि कैसे तुम्हें अपनी मिस्टेक को मानना है और उसे कैसे ठीक करना है। तुम एक अच्छे सेंसिबल बंदे हो। अनलाइक उन औरतों की तरह तुम बिल्कुल भी नहीं हो जो इतनी ज़्यादा सेमलेस होती है कि पहले तो वो वादा करती है कि जैसे ही वो हार जाएंगी वो अपोलोजाइज करेंगी, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। और ये सारे ताने वो मेंगाओ की मदर को मार रहा होता है। इसको देखने के बाद मेंगाओ की मदर को गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर जो सूचैन होता है वो बोलता है कि तुमने मेरा मन खुश करा इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर देता हूँ। एंड वो अपने हाथ को सूसा की तरफ लेकर जा रहा होता है। तभी उसके सर के ऊपर हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी एक टेक्निक देने वाला हूँ। फिर वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लग जाता है। ये देखने के बाद सूसा अपने मन में बोलती है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ रही है और ये एक शायद शेयर विल पावर होती है। ये मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जो ग्रैंड मास्टर लेवल का होता है वो इतना ज़्यादा कैपेबल होता है इसको इस्तेमाल करने के लिए। सच में मेरे टीचर ने जो कहा था मैं वैसे ही एक मास्टर के साथ इनकाउंटर कर चुकी हूँ। ये मास्टर मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखा रहा है जो कि एक लेजेंडरी फॉर्चुनेट इनकाउंटर जैसा ही है। फिर जो सूचैन होता है वो बोलता है कि मैंने जो अपनी टेक्निक थी वो तुम्हें दे दी है। ये फोकस करती है एजिलिटी और स्पीड के ऊपर। तुम इससे अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो तुम इसमें महारत पा सकती हो। ये सुनने के बाद सूसी बोलती है कि थैंक यू मास्टर, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। और ये सब कुछ देखने के बाद पीछे से मैंगाओ और उसकी मदर हैरान होते हैं। मैंगाओ अपने मन में बोलती है कि पता नहीं सूचैन ने कैसा मेथड इस्तेमाल करा बट वो बंदा भी अपने घुटनों पर आ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा कमाल का है और जो उसके मास्टर है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। शायद ये बात सच है एंड ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं दे सकते। फिर जो मैंगाओ की मदर होती है वो बोलती है कि सहसा ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसकी बातों में मत आओ। ये बात सुनने के बाद जो सहसा होती है उसे दूर कर देती है एंड वो बोलती है कि आपने पहले भी मास्टर के बारे में झूठ बोला था, अभी भी आप मेरे सामने सारी बकवास कर रहे हो। प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि मेरे जो मास्टर है उसके बारे में आप कुछ मत कहो और बल्कि आपको भी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। ये सुनने के बाद मैंगाओ की जो मदर होती है वो बोलती है कि अगर इस बंदे ने तुम्हें क्या कह दिया है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो, जो भी तुम्हें कह रहा है ये सच नहीं है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि मास्टर सू अब हम इस केस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस बंदे को हम लेके जा रहे हैं एंड उस बंदे को पकड़ लेते हैं जो बीच ट्रेनर होता है। सूचन बोलता है कि ठीक है तुम इस बंदे को लेके जा सकते हो, मैं तुम्हें जल्दी पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। ये सब कुछ देखने के बाद मैंगाओ अपने मन में बोलती है कि सच में ये बंदे तो पुलिस स्टेशन से आए हुए हैं और ये सूचन को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, इसका मतलब सूचन झूठ नहीं बोल रहा था। फिर जो सूचन होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा मिंग जो मैंने आपको मेडिसिन दी थी वो मैंने ऑफिस में रख दिया है, तो आप याद करके दिन में एक बार उसे ले लेना। आपकी बॉडी में से मैंने पॉइजन तो हटा दिया है बट आपकी हेल्थ को भी ठीक करना पड़ेगा, इसलिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडपा मैंग होते हैं वो बोले ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। पीछे से जो मैंगाओ की मदर होती है वो बोलते सूचन हमेशा डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है ताकि वो हमें धोखा दे सके। ये बात सुनने के बाद मैंगाओ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैम अब बकवास करना बंद कर दो। सूचन ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी हमारी फैमिली बिजनेस के अंदर, साथ में ग्रैंडपा की हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं और आपको और क्या चाहिए उससे। ये बात सुनने के बाद मैंगाओ की मदर भी हैरान होती है एंड वो बोलती है कि मैंगाओ ऐसा कुछ नहीं है, रुक जाओ, ये लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ इसकी बातों में मत आओ। ऐसे करके मैंगाओ को रोकने की कोशिश करते पर मैंगाओ गुस्से में चली जाती है। फिर हम लोग 3 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर सूचैन और पुलिस वाले बैठे होते हैं। सूचैन बोलते हैं क्या तुम्हें कोई क्लू मिला इंटरोगेशन करने के बाद। तभी वो लड़की होती है पुलिस वाली वो बोलती है कि ह्यूमाई शीनू ये अब तक नहीं उठे हुए क्योंकि वो नॉकड आउट हो चुके हैं मास्टर सुआ की वजह से। और जो शीकी है वो इतना ज़्यादा आइडियल आदमी है ना कि उसने अब तक कुछ भी नहीं बताया है और एक वर्ड भी नहीं बोला है और वे दोनों परेशान होते हैं। फिर वो लड़की बोलती है पर चिंता मत करो, हमने ना एक रिवॉर्ड का नोटिस लगा दिया है, अगर किसी को भी शी क्याओ ह्यू के बारे में या शी हाओ के बारे में कुछ पता होगा वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसके बदले हम उन्हें रिवॉर्ड 100,000 पैसों का यानी कि 1 लाख रुपया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो बोलती है कोई यहाँ पर है, मैं आपको एक
एक क्राइम को रिपोर्ट करना चाहती हूँ। और ये ली होती है जो कि ब्लैक फ्लावर बैंक की प्रेसिडेंट होती है। फिर वो बोलते कि हाँ वो मैं लड़की हूँ और मैं शिकी और उसकी गैंग के बारे में बताना चाहती हूँ और मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए रिवॉर्ड के, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सुनो और उसको सॉल्व कर दो। फिर वो बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे हाउस के अंदर हाइड करके रखा हुआ है और वो मुझे हमेशा देखता रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उसे पकड़ने में। ये बात सुनने के बाद सूचन बोलता है कि अच्छा तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो गेट है उसको कोई तोड़ता हुआ तुम्हारे घर के अंदर आ चुका है, प्लीज़ इसके बारे में और कुछ बताओ। फिर जो ली होती है वो बताती है कि ये सब कुछ 1 महीने पहले हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा काँप भी रही होती है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब सा किनकिनाहट वाली फीलिंग आती है कि कोई मेरे घर के अंदर है और कोई मुझे देख रहा है। फिर जो ली होती है वो बताती है कि हर रात को उसे ऐसा फील होता है कि जो कुछ अजीब इंसान है या फिर कोई स्ट्रेंज बंदा है वो रोने लग रहा है और जो फुट स्टेप है वो उसे सुनाई देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाती है। जब उसका स्ट्रेस बढ़ने लगा कि वो सो नहीं पा रही है तो उसने सोचा कि क्यों ना वो जाके एक बार चेक कर ले कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। और एक दिन वो देखती है कि एक पेंटिंग के सामने एक बंदा होता है एंड वो रो रहा है उसके सामने और उसके लिविंग रूम के अंदर वो एक तरह का शेडो टाइप का होता है एंड वो बहुत ज़्यादा स्पीशियस लग रहा था मेरे को। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो बंदा पेंटिंग के सामने होता है वो रोने लग जाता है लिविंग रूम के अंदर एंड बाबा में वो रो ही रहा होता है और ये हर रात हो रहा होता है। इससे परेशान होते हुए ली एक दिन सोचती है कि क्यों ना वो उसके ऊपर हमला करते, पर जैसे वो उस पर हमला करती है अगले दिन वो अपने आप को अनकॉन्शियस पाती है और उसको चोट भी लग जाती है पेट के ऊपर, और जिसके बाद से वो डरने भी लग जाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद सूचन बोलता है कि तुम कह रही हो कि एक बंदा पेंटिंग के सामने रो रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा, क्योंकि तुमने कहा कि तुमने उससे फाइट भी करी है। ये बात सुनने के बाद ली बताती है कि उस रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, इस कारण मैं उसका फेस नहीं देख पाई। ये सुनने के बाद सूचन बोलता है कि तुमने उस बंदे से फाइट भी करी और तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए, चलो कोई बात नहीं, जहाँ तुम्हें इंजर्ड हो वो दिखा सकती हो, मैं तुम्हारी वो चोट देखना चाहता हूँ। फिर ली अपने कपड़ों को खोलते हुए अपनी उस चोट को दिखाती है जो उसके पेट पे लगी होती है एंड वो बोलती है कि यही वो चोट है। एंड उस कर्स मार्क को देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरान होते हैं कि इसको तो काफ़ी खतरनाक वाली हुई है। तभी सूचन बोलता है कि नहीं, अब मैं समझ पा रहा हूँ और तुम ऐसे बंदे को ढूंढ रही हो कि जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर हम लोग देखते हैं कि वो ली के घर पे आ जाता है। ली बोलती है कि ऑफिसर आप मेरी शील्ड की तरह रहना और हमेशा मेरे साथ रहना ताकि आप मुझे बचा सको। बट हम लोग देखते हैं कि सूचन तो सीधा जाकर उस पेंटिंग के पास जाने लग जाता है। ये देखने के बाद ली रोने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऑफिसर मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तभी जो सूचन होता है वो बोलता है कि ये है वो पेंटिंग। तभी जो ली होती है वो बताती है कि हाँ ऑफिसर, इसके आसपास ही मुझे स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई देने को मिलती है और ये सब कुछ मेरे बेडरूम तक जाती है। फिर सूचन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आपके घर में कोई भी स्ट्रेंज बंदा नहीं है। ये बात सुनने के बाद ली बोलते हो ऑफिसर आप क्या कहना चाहते हो। तभी जो सूचन बोलते हैं जो तुमने शेडो देखी थी वो असल में एक ऐसा पर्सन है जो इस पेंटिंग के ओरा से बाहर निकल रहा है। ये बात सुनने के बाद ली बोलती है कि इस पेंटिंग से ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल पेंटिंग है, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वैसे आप इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो। तभी सूचन बोलता है कि इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, इस पेंटिंग में जो बंदा आपको देख रहा है वो बिल्कुल सेम नहीं लग रहा जो बंदा आपने यहाँ पर देखा था। एंड मैं तुम्हें बता दूँ जो ये पेंटिंग में जो बंदा देख रहा है वो उसको एक व्यूइंग मैप जैसा है ये, ठीक है। ये एक तरह की एक स्पेशल तरह की पेंटिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खास मकसद होता है। ये सुनने के बाद ली बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ, इसके अंदर एनर्जी हो सकती है बट इससे एक बंदा आना ये थोड़ा अजीब बात है। तभी सूचन बताता है जो ये पेंटिंग है ना ये सन को देख रही है, इसके अंदर ना कुछ दर्द है, पीड़ा है एक बंदे का, जिसकी वजह से उसकी जो आत्मा है वो उसके साथ जुड़ चुकी। फिर वो बताता है कि ये पेंटिंग एक बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर ने बनाई थी जिससे उसका बहुत ज़्यादा नाम हुआ। साथ में उसने एक और पेंटिंग बनाई जो इतनी ज़्यादा नहीं चली, तो वो उस बात से दुखी रहता था कि भाई लोग एक चीज़ को पसंद कर रहे हैं मेरी दूसरी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। पर साथ में वो खुश भी था कि उससे पेंटिंग का नाम भी हो रहा है। जैसे पेंटिंग का नाम हुआ लोग इसके बारे में जानने लगे और राजा की उसमें भी आया है नज़र में। तो राजा ने कहा कि मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ। तो जब इसने दोबारा वो पेंटिंग बनाने की कोशिश करी कुछ अच्छी सी, पर वो इतनी अच्छी बना नहीं पाया, जिसके बाद राजा गुस्सा आ जाता है कि वो मेरे लिए काम नहीं कर सकता और वो उसको मरवा देता है। जिसके बाद से उसकी जो आत्मा है वो आसपास घूम रही है और वो इस पेंटिंग में आ चुकी है, इसलिए वो ये सब कुछ हो पा रहा है। और ये सच्चाई है इस पेंटिंग की, जो बंदा तुम रोते हुए देख रही हो वो पेंटिंग का मालिक है जिसने इस पेंटिंग को बनाया है। वो रो रहा है क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश करी फिर भी वो अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाया और उससे बेफालतू में मारा गया। अगर तुम्हें मेरी बात में यकीन नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। एंड वो अपने हाथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है
और वो उस पेंटिंग के पास जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं उस पेंटिंग में से वही स्पिरिट यानी कि वो आत्मा बाहर निकलने लग जाती है। ये देखने के बाद ली डरने लग जाती है एंड हम लोग देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है। सूचन बोलता है तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर वो बोलता है कि ये सिर्फ एक आत्मा है जिससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसको मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ और ये आत्मा इतना ताकतवर हुई नहीं अभी, पर कुछ समय बाद ये होने वाली थी, मैं इसे संभाल सकता हूँ। एंड फिर वो बोलता है जल्दी से एक हाई क्वालिटी का पेपर और ब्रश लेगा मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद ली बोलती है कि मैं अभी लेके आता हूँ, मेरे पास कलेक्शन में एक अच्छे राइटिंग टूल्स रखे हुए मेरे रूम के अंदर। फिर उसके बाद जो सूचैन होता है वो उस पेंटिंग ब्रश और उस पेपर का इस्तेमाल करते हुए उस पर कुछ लिखने लग जाता है एंड उसे वो कंप्लीट कर देता है। ये देखने के बाद ली बोलती है कि क्या आप श्योर हो कि ये काम करेगा। सूचैन बोलता है कि क्यों ना तुम एक बार ट्राई कर लो और पता लगा लो कि ये काम करता है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ली होती है वो डरते हुए उस आत्मा के पास जा रही होती है और वो आत्मा भी बांधी हुई होती है सूचैन के द्वारा। ल्यू बोलती है कि मेरे पास मत आओ एंड हम लोग देखते हैं कि उस पेंटिंग को उसके सामने कर देती है। उस पेंटिंग के सामने जब वो वर्ड्स आते हैं जो कि सूचैन ने लिखे होते हैं वो ग्लो करने लग जाते हैं और जो आत्मा होती है वहाँ से वो ख़त्म होने लग जाती है। चैन बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि काम करेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैटर होता है वो सॉल्व हो जाता है और जो सूचैन होता है वो बोलता है कि अब बात कर लेते हैं शी क्यू वाले मैटर के ऊपर जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। अब तुम मुझे उसके बारे में बैकग्राउंड के बारे में बता सकती हो। तभी जो ली होती है वो बताती है ये सब कुछ 10 साल पहले हुआ था जो कि यहाँ की सिटी के लोगों ने एक्सपीरियंस करा था। आज के लोग इसके बारे में फेमिलियर नहीं होंगे, पर पहले वाला बंदा इसको ज़रूर जानता होगा। फिर वो कहानी बताती है शी क्याओ के मास्टर यानी कि सोंग के बारे में। सोंग 10 साल पहले एक बहुत बड़ा नाम था मार्शल आर्ट के टाइम पे, जिसे सभी लोग विनर की तरह देखते थे कि जो कभी हारा नहीं है और वो हमेशा जीतता रहता था। और टेंसाई सिटी के अंदर एक भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बचा था जिसको सोंग ने नहीं हराया। पर अचानक एक दिन वो एक ऐसे बंदे से हार गया जो मार्शल आर्ट में इतना बड़ा नाम नहीं था। ये देखने के बाद जो सोंग की जो आत्मसम्मान था वो डिगमगा गया। उसे लगा कि वो कैसे किसी से हार सकता है। उसके बाद सोंग सभी मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज देने लग गया टेंसाई सिटी के अंदर और उन्हें हराता भी और उन्हें मार भी डालता। उसने अपने लिए कोई भी कंपटीशन नहीं छोड़ा। ये सब कुछ अत्याचार देखने के बाद सभी मार्शल आर्टिस्ट एक साथ मिलते हैं सोंग से फाइट करने के लिए, क्योंकि सोंग इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। एक मार्शल आर्टिस्ट को रोकना वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि सभी लोग साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं ताकि वो साथ मिलकर उसे टेंसाई सिटी से निकाल सके। बट सोंग बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो हारता तो है बट साथ साथ में वो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार भी देता है और वो घायल होता हुआ इस टेंसाई सिटी में से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन बन चुका है जिसकी वजह से टेंसाई सिटी के अंदर वो 10 साल तक नहीं आ सकता था। फिर जो सोंग होता है वो अपने लिए 4 डिसाइबल को रखता है, जिनमें से 3 को आपने पकड़ लिया और एक बंदा अभी भी बाकी है। एंड सोंग बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा क्योंकि 10 साल की जो फॉर्मेशन था वो टूट चुका है। अब जो सोंग है वो इस सिटी के अंदर वापस आ सकता है। तो मैं आपको वार्न करना चाहूँगी कि आपको उससे पंगा नहीं लेना चाहिए और अपने आपको लो प्रोफाइल रखना चाहिए ताकि वो आपको ढूंढ ना पाए, ताकि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और हमारे लोगों को भी बचा पाए। ये बात सुनने के बाद सूचन बोलता अगर ऐसा सब कुछ होने वाला है तो मैं अपनी लो प्रोफाइल ना रखकर क्यों ना मैं अपनी हाई प्रोफाइल रखूँ और अपने सारे गार्ड्स को हटा दो ताकि सोंग जो है वो मेरे पे हमला करने के लिए आए। एंड वो बोलता है कि ठीक है मैंने सोच लिया कि मैं अपनी एक हाई प्रोफाइल रखूँगा, अब मैं उसको चैलेंज करने वाला हूँ, देखता हूँ ये सोंग मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि जो सोंग के जितने भी डिसाइबल होते हैं उन सभी को बांध कर चौराहे पर सूचन बिठा देता है। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये तो वही क्रिमिनल है ना जिनको पुलिस ने पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर बाउंटी लगी हुई थी। फिर एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने न्यूज़ के बारे में नहीं सुना कि जो सोंग है वो एक मर्डरर बन चुका है और वो टेंसाई सिटी के अंदर जल्दी आने वाला है। सभी लोगों को वार्न करा गया कि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और जो ये सारे बंदे देख रहे हो ना सारे उसके डिसाइबल्स हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि वो सोंग की अटेंशन ले पाए। तभी जो ऑफिसर होती है वो बोलती है कि मास्टर सू जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है। सूचन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ना, और वैसे भी अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाएगा और वो हम पे हमला करने के लिए आ सकता है। क्या पता वो हमारे सामने आ जाए और हम उसको आसानी से पकड़ भी पाए। तभी हम लोग देखते हैं कि दीवार फाड़ के कोई आता है। ये देखने के बाद सूचन बोलते हैं कि लगता है हमने उनकी अटेंशन ले ली है और ये चौथा डिसाइबल होता है सोंग का जिसका नाम हु होता है। वो बोलता है कि आखिर इनमें से सूचन कौन है। तभी सूचन बोलता है कि मैं हूँ सूचन। उसे देखने के बाद वो डिसाइबल बोलता है कि सच में तुम इस बंदे से हार गए, तो पतला सा बंदर है
लगता है तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके कुछ सालों से और तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सुनने के बाद बाकी डिसेबल बोलते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो बंदा रेडी होता फाइट करने के लिए सूचन से एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने इस बंदे को मारने वाला हूँ और तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ कि मेरे मास्टर कितना ताकतवर है। एंड वो पंच को रेडी करता हुआ सूचन की तरफ बढ़ता है। सूचन भी अपने एक पंच को रेडी करता है जो कि बहुत ज़्यादा ढीला होता है। तो ऐसे ही उनके पंच टकराते हैं। जो वो डिसेबल था वो पीछे गिर जाता है और वो दूर जाके गिरता है। सूचन बोलता है कि जो इस चाय का अरोमा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे गले से उतरते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस का फील हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी चाय यहाँ पर मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो डिसेबल अभी भी दूर जा गिरा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि इस किड के अंदर तो बहुत ज़्यादा पावर है, इसके छोटे से पंच के अंदर मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो खड़ा होते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर ऐसी बात है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है, मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कि मास्टर ने मुझे दी थी और जब तक मैं बचा के रखा हुआ था अब उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने ऊपर एक कर्सा स्पेल कर लेता है एंड फिर वो सीधा जाकर सूचन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और सूचन दूसरी तरफ देख रहा होता है, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। वो डिसेबल बोलता है कि इस मूव से बचकर दिखाओ तो मानूं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सूचन वहीं पे खड़ा होता है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है। तभी सूचन मुड़ता है और वो एक पंच मारता है उसके एब्स के ऊपर और हम लोग देखते हैं कि जैसे वो पंच लगता है वो डिसेबल होता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। मुंह से खून थूकते हुए वो बीस्ट भी हैरान होता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ और हम लोग देखते हैं कि सूचन दोबारा से पंच करते हुए पेट के ऊपर फंका देता है। सूचन बोलता है कि मैंने ढंग से एम नहीं करा और ये पार के ट्री पे लग गया जिसकी वजह से डैमेज हो गया, मुझे अगली बार से ध्यान देके पंच करना पड़ेगा। एंड ऐसे करके वो स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वो डिसेबल होता है वो हंसने लग जाता है। ये देखने के बाद वो पुलिस वाली बोलती है कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो। तभी जो डिसेबल होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर स्किल है बट अनफॉर्चुनेटली आज तुम मेरे सामने हार चुके हो। एंड हम लोग देखते हैं कि जो सूचन होता है उसके हाथ के ऊपर एक क्रस लग चुका है जिसकी वजह से उसका हाथ डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो डिसेबल होता है वो बताता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे मास्टर ने मुझे सोवल डवरिंग कर्स दिया था जिसका इस्तेमाल करते हुए आज तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड हम लोग देखते हैं कि वो बताता है कि अगले 3 घंटों के अंदर तुम्हारा हाथ पूरी तरह गल जाएगा और तुम्हारी पूरी बॉडी भी गलनी स्टार्ट हो जाएगी और इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है सिवाय तुम्हारे हाथ को काटने के और तुम जल्दी राख में बदल जाओगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? अब तुम मेरे सामने झुक सकते हो, मुझसे माफ़ी मांग सकते हो, क्या पता मैं तुम पे रहम करके तुम्हें छोड़ दूँ। तभी सब कुछ देखने के बाद सूचन बोलता है सोल डवरिंग कर्स एंड वो गुस्से में होता है सूचन। ये देखने के बाद पुलिस वाली बोलती है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? तभी जो सूचन होता है वो अपना सिर्फ हाथ चटाने से उस कर्ज को हटा देता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इतना डरने की जरूरत क्यों है? मैं सिर्फ जब 5 साल का था मैं स्पेल का इस्तेमाल करता था अपने कूड़ों को साफ करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ये देखने के बाद तो भाई जो वो डिसेबल होता है वो भी हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि जो मेरा ओरा था सोल डवरिंग कर्स का वो डिसेबल हो चुका है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तभी सूचन बोलता है ये लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा सबक करना पड़ेगा और तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घुटनों के सामने बैठकर घुटनों में माफ़ी मांगूँ, चलो तुमसे मंगवाता हूँ। एंड फिर वो रेडी होता है। ये देखने के बाद तो भाई वो डिसेबल डर रहा होता है और सूचन से बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है एंड उसे बांध कर उन 3 डिसेबल के पास भी गिर देता है। सूचन बोलता है कि ठीक है अब हमने चौथे बंदे को पकड़ लिया है, अब सिर्फ मास्टर की बाकी है और जल्दी वो आ जाएगा इस बेट का इस्तेमाल करते हुए और फिर इसको भी हम हटा सकते हैं। दूसरी तरफ से हम लोग देखते हैं कि जो जैंग होता है वो उस मास्टर को दिखाता है कि वो देखो वही बंदा है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है और वो आपके साइड डिसेबल को कैच करा है और शायद वो आपको भी कैच करना चाहता है। तभी जैंग ये देखकर हैरान होता है कि वो एक बंदे को पकड़ा होता है मास्टर एंड वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से आता है, जैन क्लैन से, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लैन है और फिर भी उसके बंदे को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। तो वो ये मास्टर की पावर देखने के बाद डरा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सिर्फ सोंग के कहने के ऊपर उन पर अटैक कर देगा, सच में ये बंदा तो बहुत खतरनाक है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। फिर वो मास्टर बोलता है कि इस लड़के ने मेरे जो डिसेबल था उसका कर्ज को भी ख़त्म कर दिया, सच में इसके पास कुछ स्किल तो है, लगता है इसने मेरे लिए भी कुछ सोचा होगा, देखते हैं कि क्या कर सकता है। तभी जो जैंग होता है वो बोलता है कि उसकी वजह से आपके जो टास्क सब डिले हो चुके हैं बट जो आपने मुझे काम कहा था मैंने वो कर दिया है, जल्दी से यहाँ पर आओ। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बर्तन सा आता है। उसे देखने के बाद जैंग बोलता है कि ये रवा आइटम जो आपने मंगवाया था। ये देखने के बाद वो मास्टर बोलता है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है एंड उसके अंदर से वो जो ओरा होता है उसे ऑब्जर्व करने लग जाता है एंड साथ में उस जो मास्टर होता है उससे भी ओरा लेने लग जाता है वो मास्टर एंड वो अपने को और ताकतवर कर रहा होता है एंड वो बोलते हैं कि प्रिपेयर हो जाओ मरने के लिए। फिर जो मास्टर होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है कि जब मैंने स्पेल का इस्तेमाल करा है मेरे सामने एक भी राइवल नहीं बच पाया है। फिर वो स्पेल को रेडी कर देता है।
फिर वो बोलता है कि बच्चे देखता हूँ कि तुम क्या कर लोगे, अगर तुम आज बच गए ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लकी मानने वाला हूँ, और वो स्पेल को रिलीज़ कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूचन को कुछ होने लग जाता है, वो अपनी छाती को हाथ लगा लेता है। ये देखने के बाद पुलिस वाली बोलते हैं कि मास्टर सू आपके साथ क्या हो रहा है। तभी सूचन बोलता है कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, एंड उसे वो दूर कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि आकाश में बहुत ज़्यादा बादल इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्पल रंग की राइटिंग भी हो रही होती है। ये देखने के बाद पुलिस वाली बोलती है कि स्काई तो बहुत ज़्यादा क्लियर था, अचानक ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। फिर जो सूचन होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाला फिनोमिना है, ये जो स्पेल है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है बहुत से लोगों के लिए। फिर वो जल्दी से बोलता है कि जितनी भी यहाँ पर भीड़ है उन सभी को हटा दो, और सभी लोग इस एरिया से दूर हो जाएंगे जितनी हो सके उतनी जल्दी। पुलिस वाली बोलते हैं जी सर हम ऐसे ही करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बादल के अंदर एक टोर्नेडो का रेट होने लग जाता है, और जो लाइटनिंग होती है पर्पल रंग की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सब कुछ कर रहा होता है वो मास्टर, एंड वो अपनी पावर को और भी रिलीज कर रहा होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब मुंह बनाते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल ही वैसा हो रहा है, अब मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ, अब वक्त आ चुका है अपने स्पेल को इस्तेमाल करने का। एंड वो बोलता है कि इस स्पेल की शुरुआत होगी बच्चे तुम्हारे खून के साथ, और वो सीधा जाकर सूचन के ऊपर हमला करवा देता है उस लाइटनिंग का। एंड वो बोलता है कि अब लोगों को पता चलेगा कि जैनसू सिटी में कौन आया है। ये अटैक देखने के बाद सूचन भी हैरान होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सूचन के ऊपर बहुत खतरनाक वाली लाइटनिंग गिरती है। ये देखने के बाद पुलिस वाली बोलती है कि मास्टर सू क्या आप ठीक हैं। तभी ये सब कुछ देखने के बाद वो मास्टर हंसने लग जाता है, एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें मार दिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो लाइटनिंग हटती है वहाँ से एकदम गोल्डन लाइटनिंग निकलने लग जाती है। ये देखने के बाद जो मास्टर होता है वो भी हैरान होता है, वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और धीरे धीरे बादल भी हटने लग जाते हैं और हर जगह पर सिर्फ गोल्डन लाइटनिंग होती है। ये देखने के बाद वो मास्टर बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, एंड वो भी घबरा रहा होता है ये स्पेल कैसे वेस्ट हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आसपास के लोग वहाँ से दूर उड़ने लग जाते हैं। और ये देखने के बाद जैंग भी हैरान होता है, और जो तलिस्मैन होता है मास्टर के पास वो भी जलने लग जाता है, एंड वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी हम लोग देखते हैं कि सब कुछ सूचन कर रहा होता है। सूचन बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये देखने के बाद जो वो मास्टर होता है वो बोलता है कि मेरा जो स्पेल है वो क्या तुम्हें ख़त्म नहीं कर पाया है। एंड वो बोलता है कि नहीं मैं जल्दी हार नहीं सकता, और तुमने तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी लोकेशन का पता लगा लिया है। तभी सूचन बोलता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। एंड फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तलिस्मैन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। एंड वो बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड वहाँ पर बहुत बड़े वाला धमाका होता है। सूचन बोलता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया है। और हम लोग देखते हैं कि उस धमाके की वजह से जो मास्टर होता है उनसे गिर रहा होता है। एंड वो भी बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मैं पहले भी एक ऐसे बंदे से हारा था जो कि ना एक सेक्टर से था ना उसका कुछ बैकग्राउंड था, और आज फिर से मैं ऐसे बंदे से हार रहा हूँ जिसका ना कोई बड़ा सेक्टर है ना ही कोई बड़ा मास्टर है। आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ इस हार को, मैं नहीं हार सकता। एंड वो जमीन भी गिर जाती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और मास्टर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है।